मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि संसद ने लोक परीक्षा इन ब्रैकेट अनुचित साधन निवारण ब्रैकेट क्लोज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आइए आज इसी विषय पर बातें करते हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो भूमिका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि किस तरह से नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ। उसको लेकर के पूरे देश में जबरदस्त रूप से आंदोलन हुए। उस आंदोलन के दबाव के कारण हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और उसी समय सरकार ने यह वायदा किया था आंदोलनकारियों से कि नहीं, हम इसके कड़े प्रावधान करेंगे, यानी कि जो परीक्षा में पेपर लीक होते हैं उसके कानून को और कड़ा बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पहले से एक कानून था, लेकिन इसके बावजूद यदि पेपर लीक हो गया है तो उसमें कुछ संशोधन किए जाने की जरूरत है, यह सरकार ने कहा। और सरकार ने इसके लिए फिर दो उपाय किए हैं, जो कि टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे इस रूप में आपके सामने रख रहा हूं। पहले उपाय के रूप में सरकार ने बाकायदे उच्च अधिकार प्राप्त एक समिति गठित की है। इस समिति में बहुत ही एक्सपर्ट लोगों को रखा गया है जो सुझाव देंगे कि कैसे पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सकता है या कुछ इस तरह की व्यवस्था की जा सके कि पेपर लीक ही न हो। और जो दूसरी व्यवस्था की गई है वह है कि जो ऑलरेडी पहले से ही एक कानून था उसे कड़ा बनाया गया है। देखिए, जब पहले से ही कोई कानून है और यदि उसमें संशोधन किया जा रहा है तो उसके संशोधन की दिशा क्या हो सकती है, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि जो पहला कानून है वह उतना इफेक्टिव नहीं है। होगा इफेक्टिव, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि उसे हम पूरी तरह से संतोषजनक मान सकें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो सामान्यतया सरकार जो उपाय करती है या कोई भी जो संस्था उपाय करती है वो दो तीन तरह के होते हैं। एक मैंने बताया कि भाई एक समिति गठित कर दी जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए। और जो अगले उपाय होते हैं उसमें यह है कि कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि दो बातें हैं। नंबर एक, जो इस कानून का उल्लंघन करते हैं या यूं कह लीजिए कि जो पेपर लीक के मामले में शामिल होते हैं उनके दंड की व्यवस्था को कड़ा से कड़ा कर दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो कानून था उसमें दंड की व्यवस्था तो थी, लेकिन वह व्यवस्था इतनी पर्याप्त नहीं थी कि इस अपराध को करने वालों के मन में इतना भय उत्पन्न कर सके कि भैया मत करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो जो प्रावधान है दंड के, उन्हें और कठोर कर दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो, हमारी न्याय व्यवस्था की अपनी क्या कमजोरियां हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद फिर कब फैसला होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और इसका फायदा फिर अपराधी उठाते हैं। मालूम है कि यार वहाँ तो 5 साल 10 साल तक चलता रहेगा, वहाँ से सज़ा मिल भी गई तो फिर हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से सज़ा मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और इतने में तो हमारी ज़िंदगी ही निकल जाएगी। ये उनके दिमाग में चलता रहता है। यानी कि दूसरे कदम के रूप में जो संशोधन किए जाने चाहिए या जो किए गए हैं वो इस तरह के होते हैं कि किस तरीके से न्याय की जो गति है उसको तेज किया जाए। और दोस्तों, अभी जो संशोधन किए गए हैं उनके यही दो मुख्य आधार हैं। तो फ्रेंड्स, संशोधन क्या क्या किए गए हैं अब मैं इसके बारे में आपसे बातें करने
जा रहा हूं। उद्देश्य आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि जो इस तरह के अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या संगठित गिरोह भी हो सकता है, संस्थाएं भी हो सकती हैं। कैसे उन अपराधों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके ताकि जो हमारी सार्वजनिक परीक्षाएं हैं उनकी पवित्रता बनी रहे। देखिए, इसका नाम है लोक परीक्षा, यानी कि जो सार्वजनिक परीक्षाएं हमारी होती हैं, जिनके साथ हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है और जिनके ऊपर जो सफल होंगे यहाँ से देश की बागडोर होगी, वह कम से कम सही व्यक्तियों के हाथ में पहुंच सके। तो यह है लोक परीक्षा। अब आप देखिए कि इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। मैं केवल उन्हें ही आपके समक्ष रख रहा हूं। परीक्षा की दृष्टि से केवल यही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वैसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें जानने की आपको आवश्यकता है। देखिए, जो प्रावधान किए गए हैं उसमें पहला यह है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दे दिया गया है, यानी कि इस कानून ने यह अधिकार दे दिया है कि वे इस तरह के जब अपराध हों तो उन अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन कोर्ट को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नॉमिनेट कर सके। यानी कि कोई भी सेशन कोर्ट है, केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो उसे बाकायदे फास्ट ट्रैक कोर्ट में तब्दील कर सकती है। और ये राज्यों को भी अधिकार दे दिया गया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप यहां देखिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि एक ऐसा कोर्ट जो इस मामले की सुनवाई करेगा और उस मामले की सुनवाई बहुत तेजी के साथ करेगा। फास्ट ट्रैक, उसकी जो स्पीड होगी वो तेज होगी। और बाकायदे फिर फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होंगे उनके लिए भी समयावधि निश्चित की गई है। मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि न्याय में देरी, तो किस तरीके से न्याय में देरी को रोका जा सके ताकि अपराधी को लगे कि नहीं नहीं बहुत जल्दी सजा मिलेगी, बचो इससे, ऐसा अपराध मत करो। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतों में जो कार्रवाई होगी वह चार्जशीट दाखिल होते ही 3 महीने में पूरी हो जाएगी। इसकी जो सुनवाई होगी वो 3 महीने में ही पूरी हो जाएगी। और फिर कानून के तहत अपराधों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो जाए। देखिए, जब कोई भी अपराध करेगा तो सबसे पहले तो उसकी जांच होगी और उस जांच की रिपोर्ट फिर पेश की जाएगी। तो जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए और कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसकी, तो उसकी सुनवाई 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसे इसको फास्ट बनाने की कोशिश की गई है ताकि न्याय जल्दी से जल्दी किया जा सके। दोस्तों, इसके बाद सेशन कोर्ट है, इसके विरुद्ध कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है, मैंने आपको बताया। अब आप देखिए कि हाई कोर्ट में क्या व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच में अपील करने का सिस्टम बनाया गया है और अपील स्वीकार करते ही 3 महीने में निपटारा हो जाना चाहिए। वहां भी टाइम फिक्स कर दिया 3 महीने में, नहीं तो पता लगा कि हाई कोर्ट में जाकर के सालों साल केसेस पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस की जो हालत है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यदि मामला पेपर लीक से संबंधित है तो 3 महीने में ही हाई कोर्ट को उसका निपटारा करना होगा। और दोस्तों, जो इसमें शामिल होंगे उन्हें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। ये अधिकतम है। जिस तरह के अपराध होंगे उस हिसाब से जो जुर्माने की राशि है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो जेल की अवधि है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उसके डिटेल्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गई है। देखिए, सरकार अब अपने ज़्यादातर काम को आउटसोर्स करने लगी है। जैसे जो नीट परीक्षा जो ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है वो सरकारी संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। और आप अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए कि वो पूरे के पूरे देश के लिए वो एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कर रही है। इतने बड़े देश के लिए कितने सारे एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रही है और उसके पास सिर्फ 25 स्थायी अधिकारी और कर्मचारी, केवल 25। काम तो उसे करना है, तो अपने सारे काम वो आउटसोर्स कर दे रही है, प्राइवेट एजेंसीज को दे रही है, प्राइवेट एजेंसीज को दे रही है।
ये कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक के मामले इतने बढ़ रहे हैं वो इस कारण, क्योंकि वे इस चीज़ों को स्वयं कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें आउटसोर्स की जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें प्रावधान किया गया है कि जो सेवा प्रोवाइड करने वाला जो व्यक्ति होगा उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा जाएगा। ये व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। और साथ ही साथ परीक्षा की जो अनुमानित लागत होगी वह लागत भी सेवा प्रदाता से वसूल की जाएगी और सेवा प्रदाता पर फिर 8 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों, इस विधेयक में ये कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसके हैं, उन्हें मैंने आपके सामने रखा है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, जो समिति गठित की गई है, उसमें कुछ सदस्य रखे गए हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इसके बारे में आप जानते ही होंगे। अन्यथा कभी अवसर मिला तो डेफिनेटली उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारियाँ दे दूंगा, क्योंकि अभी समय हो चला है, इसीलिए अब मैं उसे आगे के लिए स्थगित करता हूँ। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।